सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 2 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। कविता का नाम है कैदी और कोकिला। प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे व्याख्यान 1। कल के व्याख्यान में मैंने आपको कैदी और कोकिला का संवाद पढ़ाया था। ठीक है, आज उसी संवाद यानी उसी कविता के संवाद को आगे बढ़ाते हुए हम कविता को पूरा करेंगे और उसके प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ था। कवि का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में। कब हुआ था? 1889 में। उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता था। भाषा शैली। कवि की भाषा शैली की चर्चा करते हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। किस भाषा का प्रयोग है? खड़ी बोली का, जो साधारण हिंदी भाषा ही होती है, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। अर्थात कवि ने उर्दू फारसी और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग अपनी इस कविता में किया है। इन्होंने मुक्त छंद में रचनाएं की हैं, अर्थात किसी भी छंद में नहीं रची, जबकि हमने कबीर के साखियों में दोहा छंद, ठीक है, और हम बात करें रसखान के सवैयों में तो उन्होंने सवैया छंद का प्रयोग किया था। उसमें लय थी, लेकिन इस कविता में हम एक साधारण बात की तरह ही इस कविता को पढ़ेंगे। अब आते हैं कविता परिचय। देखिए, कविता के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आज दोबारा से उसी को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे कि प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का वर्णन है। इस कविता में क्या वर्णन है कि अंग्रेज सरकार ने भारतीयों का जो शोषण किया था, स्वाधीनता सेनानियों के साथ जो जेल में अमानवीय व्यवहार किया था और उन्हें पीड़ाएं दी थी, उसी का वर्णन इस कविता में है। जेल में कवि उदास और अकेला जीवन बिता रहा है। कोयल की मधुर आवाज को सुनकर वह कोयल से अपने मन का आक्रोश, गुस्सा, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को व्यक्त करता है तथा उससे इस दास्तां से मुक्ति का भी सुनाने को कहता है। उससे से अभिप्राय कोयल। अब सुनिए कविता। जो कविता मैंने आपको पढ़ाई थी, शुरू से उसी को प्रारंभ करेंगे और अंत में उसके साथ जोड़ते हुए कविता के अंतिम शेष तक, अंतिम भाग तक हम उस कविता का अर्थ करेंगे। कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जब कवि ने कोयल को रात्रि के समय में कूकते हुए सुना तो कवि ने कोयल से प्रश्न किया कि तुम क्या गा रही हो और गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, तुम किसका संदेशा लेकर आई हो जो दिन का समय न लेकर के तुमने रात्रि का समय हमें संदेश देने के लिए चुना है, कोकिल बोलो तो। कि तुम क्या गाती हो लेकिन गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो, हे कोयल बोलो, कि तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो, हे कोयल बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि क्या कहता है कोयल के साथ संवाद करते हुए कि उन्हें ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा गया है, अर्थात जिस जेल में उन्हें बंद किया गया है उसकी दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में उनका जो आवास है वो डाकुओं, चोरों और लुटेरों के साथ है, अर्थात उन्हें डाकू, चोरों और बटमारों के साथ रखा गया है, अर्थात उनकी तुलना अपराधियों जैसे की जाती है, जबकि उन्होंने तो सिर्फ देश को आजाद करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें डाकुओं, चोरों और लुटेरों के साथ एक ही आवास में रखा जाता है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, उन्हें इतना भी भोजन नहीं दिया जाता कि वे ढंग से जी पाएं। मरने भी देते नहीं तड़प रहना जाना, अर्थात उन्हें इतना मारा पीटा जाता है कि वो तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश हो जाते हैं। कवि को कहाँ रखा गया है? ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा गया, अर्थात जिस जेल में वो रहते हैं उसकी दीवारें ऊंची और काली हैं। उन्हें डाकू, चोरों, लुटेरों के साथ रहने के लिए विवश किया जाता है। उनकी तुलना अपराधियों के समान की जाती है। उन्हें पेट भर उचित खाना भी नहीं दिया जाता कि वो ढंग से जी पाएं, और उन्हें इतना मारा पीटा जाता है कि वो तड़प तड़प कर मरने के लिए विवश हो जाते हैं।
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि कहता है कि अब तो हमारे जीवन पर दिन रात कड़े पहरे लगा दिए गए हैं। इसे शासन कहें या तम का गहरा प्रभाव कहें, अर्थात चारों तरफ निराशा का उत्पन्न करने वाला ही ये शासन है। हम पर दिन रात कड़े पहरे लगा दिए गए हैं कि कहीं हम जेल में रहने वाले अन्य कैदियों को भड़का तो नहीं रहे उनके खिलाफ। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, जो चंद्रमा है वो भी हमें निराश करके चला गया है, इसलिए रात जो है वो काली है। अमावस की रात्रि होने की वजह से चंद्रमा नहीं होता, इसलिए चंद्रमा भी हमें क्या करके चला गया है, निराश। उससे जो उम्मीद की किरण थी वो भी अब दूर हो गई है। और इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, इस काली माँ से युक्त रात्रि में हे मेरी सखी तुम क्यों जाग रही हो। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कि तुम कूक की बजाय हूक क्यों पड़ी, अर्थात तुम्हारा जो स्वर मधुरता का ऐश्वर्य प्रदान करने वाला था, लेकिन आज वह हूक में क्यों बदल गया है। जो तुम अपने मधुर स्वर के माध्यम से लोगों को मधुरता और आनंद प्रदान करती थी, लेकिन आज वह कूक हूक क्यों पड़ी है, अर्थात तुम क्यों हूक पड़ी हो। तुम्हारी जो आवाज है वो वेदना के बोझ सी दबी हुई क्यों प्रतीत होती है। कोकिल बोलो तो दुख से भजी हुई क्यों प्रतीत होती है। हे कोयल बोलो क्या लूटा, क्या तुम्हारा कुछ लूट लिया गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम तो मृदुल मैंने कोमल, वैभव मैंने ऐश्वर्य, रखवाली मैंने रक्षा करने वाली सी हो, अर्थात ईश्वर ने तुम्हें मधुरता के ऐश्वर्य का संचार करने वाले प्राणी के रूप में जन्म दिया है। तुम सुबह शाम कूक कूक कर लोगों को क्या करती हो, आनंद पहुंचाने का कार्य करती हो। जब व्यक्ति के हृदय में पीड़ा और दुख होता है तो वह तुम्हारी मधुर आवाज को सुन करके अपनी उस पीड़ा को और उस थकान को दूर कर लेता है। लेकिन आज तुमने अपना ये स्वर क्यों बदल लिया है, क्या तुम्हारा कुछ लूट लिया गया है। हे कोयल कुछ तो बोलो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं है दीखी, कोकिल बोलो तो हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो, जो आधी रात के समय में चीखना प्रारंभ कर दिया। देखो दिन में जो कोयल कूकती थी, अगर वही रात्रि के समय में कूके तो किस सबको हैरानी होती है, थोड़ा अलग सा भाव लगता है। तो कवि को भी वही लगा कि शायद या तो ये कोयल पागल हो गई है, जो इसने आधी रात के समय में चीखना प्रारंभ कर दिया है। हे कोयल बोलो तो क्या तुम पागल हो गई हो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो, या फिर तुमने किसी जंगल की आग की ज्वालाओं को देख लिया है, जिसे देखकर तुम परेशान और बेचैन हो गई हो, इसलिए हमें जगाने आई हो। अर्थात कवि कहना चाहता है कि शायद तुमने हमारी जेल में जो हम क्रांति की आग लगा रहे हैं, अर्थात हम अपने गीतों के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं, तो क्या उस क्रांतिकारी आंदोलन की ज्वालाओं को तुमने देख लिया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि कहता है कि शायद तुम हमारे हाथों में इन जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देख पा रही हो। हथकड़ियां क्यों, कहते हैं ये कोई हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना, ये तो ब्रिटिश राज्य के द्वारा हमें हमारे आंदोलन में भाग लेने पर दिया गया गहना है, उपहार है, पुरस्कार है। कोहलू का चर्रक चू जीवन की तान, कहते हैं जो कोहलू हम चलाते हैं, अर्थात जिस कोहलू से हम तेल निकालते हैं, जो कार्य बैलों का है वो हमसे कराया जाता है। कोहलू बैलों से खिंचवाने का कार्य होता है, लेकिन आज वो हमसे करवाया जाता है, हमसे खिंचवाया जाता है। और दिन रात जो कोहलू हम चलाते हैं उसकी जो चू चू की आवाज है, अब वही हमारे जीवन की तान बन चुकी है। हमने पता नहीं कितने अपने जीवन की अर्थात अपने गीतों की लय भी इसी कोहलू की आवाज को बना लिया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गार, और जो पत्थर के टुकड़े हम करते हैं, अर्थात जो पत्थर हम तोड़ते हैं, उन पत्थरों पर इन उंगलियों ने पता नहीं कितने गीतों की रचना कर डाली है। कवि क्या कहता है कि तुम हमारे हाथों में जंजीरों रूपी गहने को नहीं देख पाई हो, तुम इसे हथकड़ियां मत समझो, ये ब्रिटिश राज्य का पुरस्कार है। हमने अपने जीवन की तान को कोहलू की आवाज को बना लिया है, और हमारी उंगलियों ने पता नहीं पत्थरों को तोड़ते तोड़ते कितने ही गीतों की रचना कर डाली है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कि हम पेट पर जुआ मतलब मोटी रस्सी बांधकर, मोटी लकड़ी को बांध करके मोट को खींचना, मोट चरसे को कहते हैं, जो कि चमड़े का एक थैला होता है, कि हम पेट पर मोटी रस्सी को बांध करके कुएं से पानी खींचने का कार्य करते हैं।
ऐसा करके हम ब्रिटिश अकड़ का कुआं अर्थात ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ का कुआं है उसको खाली करने का कार्य करते हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। हे मेरी सखी, दिन में तो उन ब्रिटिश सरकार के लोगों के मन में हमारे लिए कोई भी करुणा क्यों उत्पन्न नहीं होती, इसलिए शायद रात्रि में तुम हमारे मन में शांति और मधुरता का संचार करने के लिए आ गई हो, या फिर हमारे करुणा को देख करके तुम भी दुखी हो गई हो। कवि कहता है कि जो हम जेल में हमें बहुत ज्यादा पीड़ित किया जाता है, दुखी किया जाता है, हमारे पेट पर मोटी रस्सियों को बांधकर, लकड़ी को बांध करके हमसे कुएं खाली कराए जाते हैं। हम उनके द्वारा दिए गए किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करते, ऐसा करके हम उसकी अकड़ के कुएं को खाली करने का कार्य करते हैं। उनके मन में हमारे प्रति दिन में कोई भी करुणा उत्पन्न नहीं होती, शायद इसलिए रात्रि में तुम अपनी इस कूक के माध्यम से उस करुणा के भाव को उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हो। अब देखिए कविता के आगे भाग की तरफ बढ़ते हैं। ये हमने कल तक समझा था, आज आगे की कविता को समझेंगे। कि इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। कि जिस समय रात्रि के समय में सब कुछ शांत है, इस शांति के वातावरण में तुम अंधकार को बेध कर रो क्यों रही हो, हे कोयल बोलो तो। कि तुम क्यों कूक रही हो जब रात्रि में सब कुछ शांत है, हर कोई शांत है, कुछ भी रोने वाली आवाजें नहीं, अंग्रेजी सरकार के द्वारा कोई पीड़ा नहीं दी जा रही, सब कुछ सो रहे हैं सब लोग, तो तुम इस अंधकार को बेधने का कार्य क्यों कर रही हो, अपनी पीड़ा मन के दुख को क्यों प्रकट कर रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो। कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, चुपचाप मधुर विद्रोह, तुम्हारी आवाज तो मधुरता का संचार करने वाली है, लेकिन आज वो उल्टा कार्य कर रही है, विपरीत कार्य कर रही है। विद्रोह के बीज बोने, अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह के, मधुरता की जगह विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, इस तरह से क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो। देखिए विद्रोह रूपी बीज, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। इस रात के सन्नाटे में तू अंधकार को चीरने वाली आवाज क्यों कर रही हो, इस शांत समय में तू अपने मधुर स्वर से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के बीज बो रही हो क्यों, हे कोकिल बोलो तो। कि तुम जब सब कुछ शांत है, सन्नाटा है, अंधकार है, उसको चीरने वाली आवाज क्यों कर रही हो, और शांति से भरे स्वर में। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। कवि क्या कहता है कि जब चारों तरफ निराशा का वातावरण था, तो कवि ने रात की तुलना और समय की तुलना और भावों की तुलना की है काली शब्द से। कि हे कोयल तुम काली हो, रजनी यानी रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, शासन के द्वारा किए जाने वाले जो कारनामे हैं वो भी काले हैं, अर्थात अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, हृदय में उठने वाली जो आवाज है, जो चारों तरफ देश में चल रही आवाजें हैं, वो जो लहर है वो भी काली है, जो मन में कल्पनाएं आ रही हैं वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी जो कोठरी है जिसे बंद करके मुझे रखा गया है वो भी काली है। देखो काल कोठरी काली में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। टोपी काली कमली काली, मेरी जो टोपी है वो भी काली है, मेरा जो कंबल है वो भी काला है। काली कमली काली में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो रात है वो कैसी है, वो काली है, तुम भी काली हो, रात भी काली है, शासन के कारनामे भी काले हैं, चारों तरफ देश के में जो आजादी की लहर है वो भी, उठने वाली जो कल्पना है वो भी काली है। मेरी जो काल कोठरी है अर्थात मेरी जो कमरा है उस जो वो भी है, वो जेल की जो दीवारें हैं वो भी काली हैं, मेरी टोपी भी काली है, मेरा जो कंबल है वो भी काला है। देखो काली शब्द के माध्यम से यहाँ चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। रात्रि की निराशा, शासन की निराशा, चारों तरफ फैली हुई निराशा के भावों को उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। काली शब्द यहाँ एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। रात, रजनी को कहते हैं रात, शासन की काली का मतलब अंग्रेजों का साम्राज्य, करतूते, उनके कारनामे, बुरे कार्य, अपराधियों को रखने के लिए बनी हुई अंधेरी कोठरी यानी जो काल कोठरी है। कवि कोयल को कहता है कि कोयल तेरा रंग भी काला है और रात भी कालीमा से पूर्ण है। काली तू रजनी भी काली, अंग्रेजी सरकार के कारनामे भी अच्छे नहीं है, शासन की करनी भी काली, देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो लहर उठी है वह भी काली है, काली लहर कल्पना काली,
कवि को जिस कोठरी में रखा गया है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, उसकी टोपी और कंबल भी काला है। आगे बढ़ते हैं। मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की बयाली, तिस पर ए गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो। कि जो मेरी लोहे की बेड़ियां हैं वो भी काली है, पहरेदार की जो आवाज है वो हुंकृति मैंने जो हुंकार है वो बयाली मतलब सांप की नागिन की डसने, सांप की बयाली अर्थात जो सांप की आवाज होती है, हुंकार होती है, जो डसने जैसी सू की आवाज होती है, जो पहरेदार की आवाज है वो किसी सांप के डसने के समान है, अर्थात ऐसा लगता है कोई नागिन हमें डस रही हो। तिस पर ए गाली ए आली, और उस पर भी हमें गालियां दी जाती हैं। ए आली है मेरी सखी। इस काले संकट रूपी सागर पर तुम मरने के लिए मदमाती क्यों तैयार हुआ था। जब देश में और इस जेल में भी चारों तरफ काला संकट रूपी सागर छाया हुआ है तो तुम उस सागर पर अपने परों को तैराने के लिए क्यों तैयार हो। हे कोयल बोलो तो। क्योंकि हमारी तो बेड़ियां हैं वो भी काली हैं, पहरे की हुंकार जो है वो किसी सांप के डसने जैसी है, और उस पर भी हमें गालियों पे गालियां दी जाती है, अर्थात हमें मारा पीटा जाता है। और इस काले संकट रूपी सागर पर तुम मरने के लिए मदहोश क्यों हो कोकिल बोलो तो। कि मुझे बांधने वाली लोहे की जंजीर भी काले रंग की है। इस काले अंधकार से भरे वातावरण में पहरेदार की हुंकार मुझे सांप के समान डसने वाली प्रतीत होती है। इतना अन्याय होने पर भी हमें पहरेदार की गालियां सुनने को मिलती हैं। दिन रात उनके द्वारा दिए गए कार्यों को करने के पश्चात भी रात्रि के समय में भी हमें पहरेदार की गालियों का सामना करना पड़ता है। हे कोयल, इस कारागार के संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए क्यों आई हो। इस संकट रूपी सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम जेल की संकट रूपी सागर में मरने के लिए क्यों आई हो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती कोकिल बोलो तो। कि अपने चमकीले गीतों, जो मधुर आवाज है, जो मधुर तान है, जिसके माध्यम से तुम लोगों के मन में आनंद का संचार करती हो, इस संकट रूपी सागर में उन गीतों को तैराने के लिए क्यों आई हो। क्योंकि यहाँ आकर तो उन गीतों का भी स्वर जो है वो बदल जाएगा, अर्थात वे जो मधुरता का संचार करते थे वो निराशा से भर जाएंगे। कि तुम आजादी के भाव उत्पन्न करने वाले चमकीले गीतों के स्वरों को इस माहौल में कैसे गा लेती हो। हे कोयल, तो कुछ तो बोलो। क्योंकि हमारे चारों तरफ जैसा माहौल होता है हमारा हृदय भी वैसा ही हो जाता है। जब तुम अपने चारों तरफ निराशा के भाव को देखोगी, चित्कारों को सुनोगी, दुख को सुनोगी, तो तुम्हारे गीतों का जो भाव है वो भी बदल जाएगा। तो तुम इस संकट रूपी सागर में अपने चमकीले गीतों को नष्ट करने पर क्यों तुली हो। हे कोयल बोलो तो। अब कवि ने इसमें अपनी और कोयल की असमानता का वर्णन किया है। क्या कहता है कवि कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहाँ रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कोयल को कहता है कि तुझे तो पेड़ों की हरी हरी डालियां बैठने के लिए मिली हुई है, लेकिन मेरे नसीब में तो काली कोठरी है, अर्थात मेरा जीवन तो काली कोठरी में कैद है। तू तो किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर के बैठ सकती है क्योंकि तू आजाद है और मैं गुलाम हूँ। तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब आकाश, तेरा तो पूरे गगन में संचार है, आवागमन है, तू कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन मुझे तो 10 फुट का ही संसार, अर्थात मेरा तो जीवन 10 फुट के कमरे में ही सीमित है। मेरे लिए तो मेरा वही संसार है, 10 फुट का कमरा। तेरे गीत कहावे वहाँ, तेरे गाने पर तो तेरे गीतों की वाहवाही की जाती है, लेकिन हमारा तो रोना भी अपराध समझा जाता है, उसके लिए हमें सजा दी जाती है अगर हम रोते हैं तो। कवि ने अपनी और तुलना है वो कोयल के साथ की है कि देखो तुम में और मुझ में कितनी असमानता है, कि तुम आजाद हो और मैं गुलाम हूँ, तुम स्वतंत्र हो मैं परतंत्र हूँ। कि तुम्हें तो पेड़ों की हरी हरी डालियां बैठने के लिए मिली है, लेकिन मेरे जीवन में तो काली कोठरी ही मेरे भाग्य में है। और तेरा तो पूरा नभ भर में संचार है, आवागमन है, तुम कहीं पर भी आ जा सकती हो, लेकिन मेरा जीवन, मेरा जो संसार है वो 10 फुट के कमरे तक ही सीमित है। तेरे गीतों की लोग वाहवाही करते हैं, लेकिन हमारा तो रोना भी अपराध समझा जाता है, सजा समझी जाती है। शब्दार्थ है, देखो यहाँ पर है किस्मत, आकाश, आवागमन प्रशंसित होते हैं और अपराध। नसीब को किस्मत कहते हैं, नभ को आकाश कहते हैं, संचार का मतलब आवागमन होता है, और वहां का मतलब है प्रशंसित होते हैं, और अपराध का मतलब होता है दंड, सजा।
कवि अपने और कोयल की तुलना करते हुए कहता है कि तुझे तो रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं और मुझे जेल की काल कोठरी। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है और मैं तो 10 फुट के कमरे में ही बंद हूँ। तुम्हारे गीतों को सुनकर लोग वाहवाही करते हैं और मेरा तो रोना भी गुनाह यानी अपराध समझा जाता है। अगली पंक्तियां हैं कि देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तुम। कि कवि कहता है कि तुम्हारी और मेरी विषमता देखो, असमानता देखो कि तुम आजाद हो और मैं गुलाम हूँ, तुम स्वतंत्र हो मैं परतंत्र हूँ, इस पर भी तुम रणभेरी युद्ध में बिगुल बजाने का कार्य क्यों कर रही हो। इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी इस हूक पर अपनी कृति अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं। जो मैंने इतनी बड़ी कविता की रचना कर डाली, अपनी कविता के माध्यम से देशभक्तों को जगाने का प्रयास किया, तुम बताओ इससे ज्यादा भी मैं और क्या कर सकता हूँ कोकिल बोलो तो। कवि अपने और उसकी असमानता का वर्णन करता है कि वह आजाद है और कवि गुलाम है, कि इतना अंतर होने के बावजूद भी तुम रण में युद्ध में बिगुल बजाने का काम क्यों कर रही हो। क्योंकि जो लोग आजाद होते हैं दूसरे परतंत्र लोगों की सहायता नहीं करते, लेकिन तुम यहाँ ऐसा करने के लिए आई हो। तुम्हारे इस हुंकार पर अपनी रचना से मैंने इतनी बड़ी कविता की रचना कर डाली है, बोलो अब इस कविता में और ऐसा क्या भरूं जिसके माध्यम से जो और अन्य देशभक्त हैं उनमें भी जागरूकता उत्पन्न हो जाए, वो भी प्रेरित हो जाए और देश की आजादी के लिए अपना प्रयास करें। हे कोयल, तू अपने और मेरे अंतर को देख, इस पर तू भी युद्ध का बिगुल बजाकर लोगों को लड़ाई के लिए उत्साहित कर रही है। तुम्हारी इस हुंकार पर ओज उत्पन्न करने वाली रचना में मैं और इसके अलावा क्या कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तुम। अर्थात मोहन के व्रत यानी महात्मा गांधी के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं और क्या करूं कोकिल बोलो तुम। संकट सागर में रूपक अलंकार का प्रयोग है। काल कोठरी काली कहो क्या कर दूं में क वर्ण की आवृत्ति होने की वजह से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए बेटा, प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता को समझते हैं। मधुर विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। विद्रोह रूपी बीज, इन काव्यांशों में कौन सा अलंकार है। इन काव्यांशों में रूपक, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहरेदार कवि के साथ कैसा व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार करते थे, गाली गलौज करते थे उनके साथ, उन्हें मारते पीटते थे। कोयल के गीतों को चमकीला गीत क्यों कहा गया है, क्योंकि वह इन चमकीले गीतों के माध्यम से देश के लोगों को प्रेरित करने के लिए आई है। कवि काल कोठरी में क्यों रह रहा है। कवि काल कोठरी में इसलिए रह रहा था क्योंकि उसने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था और उसमें भाग लेने के कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया था। अनुप्रास व रूपक अलंकार के उदाहरण लिखो। अनुप्रास में अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं में अनुप्रास है। काली कमली में अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार का प्रयोग विद्रोह बीज में हुआ है। विद्रोह रूपी बीज और दावानल, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कवि और कोयल में क्या समानता है। कवि और कोयल में ये समानता है कि दोनों ने देश की आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। कवि ने जेल में रहकर तो कोयल ने जेल की दीवारों पर कूक कर लोगों को प्रेरित करके। भाव स्पष्ट कीजिए, प्रश्नोत्तर चर्चा कर लेते हैं हम। मैंने 4 प्रश्न आपको लिखने के लिए दिए थे, उसके अलावा हम 2 प्रश्नों की चर्चा यहाँ करेंगे, 5वें और 6ठे की। बाकी प्रश्न आप अपने घर से करेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए कि मृदुल वैभव की रखवाली सी। कवि के अनुसार पराधीन भारत में चारों ओर कष्ट ही कष्ट है, यानी कि भारतीयों के साथ पराधीन भारत इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय वो अंग्रेजों के अधीन था। उन पर कष्ट ही कष्ट है, चारों तरफ से उनके ऊपर मुसीबतें थी, भारतीयों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे समय में कोयल की मधुर आवाज ही मन को शांत कर सकती है। कवि कोयल को कहता है कि तुम तो मधुरता के ऐश्वर्य की, संप्रदाय की संपत्ति की रक्षा करने वाली हो। तुम्हें तो ईश्वर ने लोगों के जीवन में मधुरता का संचार करने वाले जीव के रूप में जन्म दिया है, तो तुमने अपना स्वर क्यों बदल लिया है। अगली पंक्ति क्या कहती है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि क्या कहता है कि अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट देते थे, उन पर मनमाने अत्याचार करते थे, उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोता जाता था, उनके पेट पर जुआ यानी मोटी लकड़ी बांधकर उनसे चरसा चलवाया जाता था, रेहड़ चलवाया जाता था, जो कि बैलों का काम होता था, वो स्वतंत्रता सेनानियों से करवाया जाता था। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि क्या कहते हैं कि उनसे पशुओं जैसा कठोर व्यवहार किया जाता था।
कि जैसे पशुओं को मार पीट देते हैं ना हम लोग लाठियों से, उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन उनके साथ, मनुष्यों के साथ पशुओं जैसा कठोर व्यवहार किया जाता था। उनसे कोलू चलवाया जाता था, उनसे रेहड़ चलवाया जाता था, कुएं खाली कराए जाते थे। कवि उन सब अत्याचारों को सहन करते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इनके आगे ना झुकें। अगर हम झुक गए तो ये हमारी उसका फायदा उठाएंगे, अगर हम नहीं झुकेंगे, जिससे अंग्रेजी सरकार की वो अकड़ को कम करते रहे। अगला प्रश्न है कि अर्धरात्रि की चीख से कवि को क्या अंदेशा है, कि आधी रात में जो कवि कोयल जो चीखी थी उससे कवि को क्या अंदाजा लगाया कवि ने। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि कहीं उसके हृदय में कोई पीड़ा तो नहीं, कि हृदय में कोई दुख तो नहीं है, वन में आग लगने की सूचना तो नहीं दे रही है, कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी कोकिल बोलो तो, या वह किसी अप्रिय घटना की सूचना तो नहीं लेकर आई है। देखिए बेटा, ये गृह कार्य के आगे आपके 4 से 5 प्रश्न हैं, वो आपको आगे करने हैं, इनको भी करना है और इन्हें भी करना है। पहला प्रश्न है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। काली तू ए आली, काली तू कमली, रजनी भी काली, ठीक है, काली तू शासन की करनी भी काली। ये जो पंक्तियां थी, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए कि आखिर ऐसा काली शब्द का बार बार प्रयोग करने से, बार बार उसकी आवृत्ति होने से कविता में क्या चमत्कार उत्पन्न हुआ है, उसका वर्णन करना है आपको। अगला प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी। दूसरा है कि तेरे गीत कहाँ वे वहां रोना भी है मुझे गुनाह, और देख विषमता तेरी मेरी तिस पर बजा रही रणभेरी की। इनका काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, फिर इसमें जो काव्य सौंदर्य है, जो व्याकरणिक आधार पर इसकी सुंदरता है, उसको प्रस्तुत करना है। अब आते हैं कल के व्याख्यान के प्रश्नोत्तर चर्चा पर। जो मैंने आपको प्रश्नोत्तर दिए थे उसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न था कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। देखो, कोयल की कूक सुनकर कवि को हैरानी हुई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई विशेष संदेशा लेकर आई है। वह भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है, इसलिए वह आधी रात को कूक रही है। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। कवि ने कोयल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है कि वह किसी का संदेशा लेकर आई है, वह पागल होकर आधी रात को चीख रही है, वह कवि की आंखों से आंसू पोंछने आई है। तीसरा प्रश्न था कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। देखो, ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे भारतीयों पर दिन रात अत्याचार करते थे। हर रोज जनता का शोषण किया जाता था, उनके सभी कारनामे काले थे। अगला प्रश्न था कि कविता के आधार पर पराधीन भारतीयों को निम्नलिखित यातनाएं दी जाती थी। कौन सी यातनाएं दी जाती थी? कि उन्हें काल कोठरी में बंद करके रखा जाता था, उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे, उनकी पेट पर मोटी रस्सी को बांधकर पानी खिंचवाया जाता था, उन्हें मारा पीटा जाता था। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आगे के प्रश्नोत्तर जो है वो आप करना, और हमारे पास मेल आईडी जो हमने आपको एडक्वाक साइट पे दी है उसे उसपे भेजिएगा, ताकि हम आपके प्रश्नोत्तर को जांच सकें, उसकी गलतियां बता सकें। फिर आप जब अगले दिन आपके एडक्वाक साइट पर इसके उत्तर आएंगे तो आप अपना उनसे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम अगले व्याख्यान में।